शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज का हमारा ये कार्यक्रम कुछ खास होने वाला है। वो इसलिए कि आज हमारे साथ हैं ज्योतिषाचार्य सत्येंद्र गुरुजी। सत्येंद्र गुरुजी ग्वालियर से भोपाल पधारे हैं और मेरे स्टूडियो में हैं। हम ज्योतिष की तरह तरह की विधाओं को लेकर, ज्योतिष को लेकर, भविष्यवाणियों को लेकर, जन्म कुंडलियों को लेकर, तमाम सारे जो दोष रहते हैं कुंडली में उन्हें लेकर आज तमाम सारी बातें करेंगे। आप इस प्रोग्राम को पूरा देखें और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर सत्येंद्र जो गुरुजी हैं, जिनका आज पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में इस समय हर व्यक्ति अपनी कुंडली उन्हें दिखाने के लिए बेताब रहता है, संयोग से आज वे मेरे स्टूडियो में हैं, भोपाल में हैं। मैं हर विषय पे उनसे बात करूंगा, लेकिन इस समय देश के 140 करोड़ लोग जिस बात को लेके चिंतित हैं, मैं सबसे पहला सवाल आज गुरुजी से वही पूछने वाला हूं कि आखिर जिस तरह हमारे पड़ोस में अस्थिरता की स्थिति है, तख्ता पलट चल रहे हैं, चाहे हम बात करें श्रीलंका की, बांग्लादेश की, नेपाल की, अफगानिस्तान की, म्यांमार की, जिस तरह के हालात हो रहे हैं उससे कहीं ना कहीं हमारे देश के लोग भी चिंतन तो करने लगे हैं। और चिंतन के साथ एक चिंता भी होती है कि क्या हमारे देश में भी युवा पूरी तरह संतुष्ट हैं? क्या हमारे देश के युवाओं को भ्रष्टाचार की कोई चिंता नहीं है? क्या हमारे देश के युवाओं को पूरा रोजगार मिल रहा है? क्या ऐसे हालात कभी भारत में हो सकते हैं? पहला सवाल मैं गुरुजी से सबसे पहले मैं उन्हें आपको जोड़ता हूं। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं बड़ा आभारी हूं कि आप भोपाल तक पहुंचे, मुझ तक, मेरे स्टूडियो तक। आज ज्योतिष में बहुत सारी बातें करनी है आपसे, लेकिन पहला प्रश्न जो देश की 140 करोड़ जनता का चिंता का विषय है, चिंतन का विषय है कि आखिर ये जो पड़ोस में अस्थिरता हुई है हमारे, भारत कितना सुरक्षित है? देखिए, पड़ोस में जो अस्थिरता हो रही है देश के अंदर, देश के बाहर, ये अस्थिरता का भारत के ऊपर कोई बहुत बड़ा असर नहीं होने वाला है। भारत पर जो असर हो रहा है वो मणिपुर में पिछले 1-1.5 साल से हिंसा चल रही है, वो भी 2 जातिगत समुदाय के गुटों में चल रही है। भारत इन सब चीज़ों से बचा हुआ है। आप देखेंगे भारत में 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद से लोकतांत्रिक ढांचा इस प्रकार का बना हुआ है कि आज तक 47 से लेकर कभी विद्रोह किसी प्रकार का नहीं हुआ है। और जन आंदोलन भी जो हुए हैं, एक संपूर्ण क्रांति के नाम से जन आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण ने किया था 74 में। उससे सरकार बदली थी, ना कि तख्ता पलट हुआ था, वो भी जनता के माध्यम से। चलिए, मैं इस देश के अंदर कभी ऐसा मुझे लगता नहीं है ज्योतिष गणना के अनुसार कि भारत सरकार का तख्ता पलट होगा या जन क्रांति होगी या जनता राष्ट्रपति भवन में घुस जाएगी। 1975 के बाद जनता संतुष्ट है? 1975 में क्रांति हुई थी या 2012-13 में अन्ना आंदोलन हुआ, उसके बाद भारत में कोई आंदोलन नहीं हुआ है? उसका कारण ये है कि अन्ना आंदोलन जो हुआ वो युवाओं ने किया था, उसमें बहुत सारे युवा शामिल थे। पीछे से आरएसएस और बीजेपी ने सपोर्ट किया था अन्ना आंदोलन को, तब जाके अन्ना आंदोलन हुआ और उसका पूरा फ़ायदा अन्ना आंदोलन का भाजपा सरकार को मिला। कांग्रेस की मनमोहन सिंह सरकार चली गई। दूसरा फ़ायदा उठाया अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने अपनी दिल्ली में सरकार बना ली। तो ये कोई बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर तख्ता पलट नहीं मान सकते हैं इसको, ना जनता का कोई बहुत बड़ा आंदोलन हो पाया। ये एक माहौल बना, मीडिया चैनल से माहौल बना, टीवी से माहौल बना, जनता के बीच में माहौल बनाया और सरकार बदल गई। 10 साल हो चुके थे। अब उसके बाद आप देखिए, आज जितना मीडिया चैनल है, ज्योतिष से हट के बात करता हूँ कभी कभी मैं, आज जितना मीडिया हाउस है, क्या आपको लगता है कि भाजपा सरकार के बारे में कुछ ऐसा माहौल बनाया जाता है? यूट्यूब को छोड़ दो, आपके चैनल को छोड़ दो, जितने बड़े बड़े चैनल हैं सब भाजपा समर्थक हैं, सब सरकार समर्थक हैं। वो ठीक है। देखिए, ये जो युवाओं के पास इंस्टाग्राम है, उनके हाथ में जो सॉफ्टवेयर है ना, ये माहौल उससे बनता है। कोई मीडिया हाउस कोई माहौल बना रहा है, ये मैं नहीं समझता हूँ। फिलहाल मैं तो सिर्फ एक और प्रश्न पूछ के मैं अब ज्योतिष पे आने वाला हूँ कि एक मूवमेंट खड़ा किया है कांग्रेस ने, वोट छोड़ गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। क्या इसका युवाओं पे कोई असर दिख रहा है? नहीं होने वाला, कोई असर नहीं होने। चलो, अब ये इसके बाद में मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं कि गुरुजी ने अब तक करीब 13 किताबें लिखी हैं
उन 13 किताबों में ज्योतिष सागर नाम से ही इनकी करीब 8 से 9 किताबें हैं। और ज्योतिष सागर, आप ये देख रहे हैं कितनी मोटी, ये इसमें समग्र ज्योतिष को समाहित करने की कोशिश की है। गागर में सागर भरने वाली जैसी बात है। तो करीब 9 किताबें ज्योतिष सागर के नाम से है, ज्ञान सागर के नाम से। तो ज्योतिष में और ज्योतिष के विभिन्न विधाओं पर आपने कल अभी तक 13 किताबें लिख चुके हैं। अब मैं सीधा आपको ज्योतिष की विधाओं पर आता हूँ। पंडित जी, रविंद्र जी, ये दोनों किताबें हैं जी अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ऑनलाइन सेल भी होती है। जी जी हाँ, वो तो निश्चित तौर पे आपने लिखी है जी। और वो जो प्रकाशक है उन्होंने डाली होंगी। जी, जी। चलिए, मैं आप ज्योतिष की विधाओं पे आता हूँ। ज्योतिष की के बारे में मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत सारे लोग भविष्यवाणी करते हैं। मेरी ऑफ कैमरा आपसे बात हुई, जी। आपने कहा कि मैं वो डॉक्टर हूँ जो ना तो अपने मरीज का नाम बताता हूँ ना उसकी बीमारी बताता हूँ। यानी जो ज्योतिष आपके जो यजमान हैं, जिसको हम कहें, ना तो आप उनके बारे में कोई रहस्य बताने को तैयार हैं, ना उनको आपने जो भविष्यवाणी की है या उनके कान में जो आपने बताया वो बताने को तैयार है। ये इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है, जब से मैंने शुरुआत की 2007 से, मेरा एक सिद्धांत है कि मेरे पास जो भी व्यक्ति कुंडली दिखाने आते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं, वो समस्याएं गोपनीय रहना चाहिए। उस व्यक्ति की समस्या दूर हो, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। हम उसको उपाय भी बताते हैं, कुछ पूजा पाठ दान धर्म बताते हैं, उससे उनको लाभ मिलता है। और आज तक मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, लगभग 10,000 से ज़्यादा कुंडलियाँ मैं 2007 से लेकर अभी तक देख चुका हूँ। सबके मोबाइल नंबर हैं, एड्रेस हैं। कभी आप चाहेंगे उन लोगों से किसी से बात करने की तो मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ रिकॉर्ड। और दूसरा ये है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति आए, उसको कभी ये नहीं बताना चाहिए दूसरे व्यक्ति को ये व्यक्ति क्यों आया। मेरे पास पिता पुत्र कुंडली दिखाने आते हैं तो मैं पहले कहता हूँ पिता दिखाएंगे कि पुत्र दिखाएंगे या पत्नी दिखाएगी। अगर पत्नी कुंडली दिखाती है तो मैं दोनों को बाहर बिठा देता हूँ ऑफिस में, अपने ड्राइंग रूम में, फिर केवल पत्नी की कुंडली देखता हूँ। जब लड़के की देखता हूँ तो दोनों को माता पिता को बाहर बिठाता हूँ। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो माता पिता के सामने बच्चा नहीं पूछ पाता, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं पत्नी नहीं पूछ पाती अपने पति के सामने। तो ये गोपनीयता मैंने बरकरार रखी हुई है। लेकिन मेरे बारे में, मेरी विधा के बारे में और मेरी फोरकास्ट के बारे में आप किसी से भी पूछ सकते हैं, जो लोग सक्रिय लोग हैं उनसे। पंडित जी, मैं वैसे तो ग्वालियर में तो सभी लोग आपको जानते हैं, आपकी भविष्यवाणियाँ भी जानते हैं। क्या मेरे चैनल के जरिए आप ऐसा कोई 2-4 उदाहरण बताना चाहेंगे कि आपने ये भविष्यवाणी की थी जो सटीक बैठी है? मेरी कई भविष्यवाणियाँ सटीक बैठी हैं, राजनेताओं के बारे में बैठी हैं। एक मैंने राजनेता को, पूर्व मंत्री को बोला था कि आप चुनाव नहीं लड़ें, लेकिन वो चुनाव लड़े और चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ा। एक राजनेता थे, बीजेपी के बहुत बड़े नेता थे, उनका जब समय ख़राब आया उन्होंने बहुत प्रयास किए, लेकिन मैंने उनको बताया कि आपका समय बिल्कुल ख़राब चल रहा है, अब आप हाशिए पर हो, कुछ नहीं हो पाएगा। एक और बीजेपी के राजनेता थे, मेरे पास आए हैं, मेरे पास में ही रहते हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने जितना राजनीति में भोग लिया उतना भोग लिया, अब ऐसा कोई योग दिखाई नहीं देता। मैं जो भविष्यवाणी करता हूँ कुंडली में दिए ग्रहों के अनुसार 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों में जो ग्रह की महादशा आपकी अच्छी चल रही है तो समय आपका बढ़िया चल रहा है। आप जिस फील्ड में हो, आप यदि राजनीति में तो राजनीति में लाभ मिलेगा, और जिस समय आपका समय खराब चलेगा, शनि की 7.5 चलेगी, शनि की महादशा चलेगी, और शनि यदि खराब घर में बैठा है, अशुभ भाव में बैठा है, तो आपको परिणाम खराब मिलेंगे। पंडित जी, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आज जो एक हर घर की समस्या है कि बच्चों की शादी करते समय कुंडली मिलान के बाद भी तलाक के बहुत सारे केस आ रहे हैं। तो यदि कुंडली मिलान फिर जरूरी क्यों? जब तलाक ही होना है, जब जीवन में सफलता नहीं है, जब घर में शांति नहीं है, और हम कुंडली मिला के पंडित से पूछ के तमाम कंप्यूटर से निकाल के भी शादी कर रहे हैं, तब भी पता चला कि 2 महीने 4 महीने में बच्चे की पटी नहीं रही। तो ये कुंडली मिलान सही नहीं है क्या ज्योतिष में? देखिए, देखने वालों की योग्यता के ऊपर है। कुछ लोग बीमार होते हैं तो पहले दिखाते हैं ग्वालियर में, जब ग्वालियर में सही नहीं होते तो उसी रोग को लेकर जाते हैं दिल्ली में, फिर दिल्ली में सही हो जाते हैं। यहाँ की एक्सपर्ट के ऊपर है देखना कुंडली। और जहाँ तक कंप्यूटर का आपने बोला, कंप्यूटर से डाटा निकलता है। कुंडली का मिलान कुंडली के गुणों पे के आधार पर नहीं होता कि 23 गुण मिल गए 36 में तो कुंडली बढ़िया है, ऐसा नहीं होता। कई बार अच्छे गुण मिलने के बाद ही कुंडली देखी जाती है पति पत्नी के सप्तम भाव को और प्रथम भाव को। जन्म पत्री में सप्तम भाव और प्रथम भाव कैसा है, अगर मांगलिक योग बन रहा है तो शादी टूटने का योग है, या पति पत्नी किसी के दुर्घटना का योग बताते बताने जो या तो उनको आता नहीं है जो देख रहा है, जिनको अपनी अपनी योग्यता है, जो जितना योग्य है उतना बता पाएगा। दूसरा, कई बार ऐसा भी होता है
जो पंडित जी होते हैं वो इस प्रलोभन में आ जाते हैं कि दोनों पार्टी हमारे पास में आई है, कुंडली मिलाने की हमसे कह रही है, शादी करने के लिए तैयार हैं और हमको दक्षिणा मिल जाएगी, हम बीच में क्यों पड़े, हाँ कर दो, बाद में देखा जाएगा जो होगा। इंदौर में इतना बड़ा कांड हुआ, सोना रघुवंश सिंह कांड, कुंडली मिलाई थी, उसके बाद भी ये सब काम रुक गया। ये कुंडली पहले मिलवाना चाहिए, हनीमून पे निपटा दिया। कई कुंडलियाँ ऐसी होती हैं कि शादी के 1 साल के अंदर पति खत्म हो जाता है या पत्नी खत्म हो जाती है। तो कुंडली का मिलान बहुत ज़रूरी है। विदेशों में कुंडली का मिलान नहीं होता तो क्या कारण होता है कि शादी हुई 1 महीने बाद डाइवोर्स हो गया, चाहे जब अलग हो जाते हैं। पंडित जी एक जानकारी और चाहता हूँ, और इसमें कुंडली मिलान में मंगल का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है। हाँ, कई लोग मांगलिक दोष बोलते हैं, जिसको मांगलिक दोष बोलते हैं। एक जानकारी और आपसे लेना चाहता हूँ कि कुंडली में अंगारक योग, पिशाच योग, गुरु चांडाल योग, विष योग, ये क्या है? कुंडली में अच्छे योग भी होते हैं और बुरे योग भी होते हैं। जैसे आपने पूछा गुरु चांडाल योग, गुरु चांडाल योग में गुरु के साथ में अगर राहु बैठा होता है तो वो गुरु चांडाल योग होता है। ऐसे व्यक्ति को सर्विस में दिक्कत आती है, ऐसे व्यक्ति को राजनीति में सफलता कम मिलती है, ऐसे व्यक्ति को पेट में खराबी बनी रहती है, पीलिया का शिकार होता है, टाइफाइड का शिकार होता है। और पिशाच योग होता है, राहु के साथ में शनि बैठा हो तो वो पिशाच योग बनता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में बहुत संघर्ष रहते हैं, संतान को भारी कष्ट होता है, खुद के जन्म के समय भी काफ़ी कष्ट होता है। और एक आपने बोला विष योग, शनि के साथ में अगर चंद्रमा बैठा होता है तो ये विष योग बनाता है। जीवन में सब कुछ होने के बाद भी आदमी का मन जीवन भर खराब रहता है, उत्साह की कमी रहती है और आदमी निराशा में डूबा रहता है। एक मैं ये भी देख रहा हूँ कि जोशियों ने एक व्यवसाय बना लिया है, उनकी सेटिंग होती है रत्न बेचने वालों से। आपकी जन्म कुंडली देखी और उन्होंने कह दिया ये पहनो, वो पहनो, ये यहाँ से खरीदो, हम चेक करेंगे तभी पहनना है। तो ये एक अलग तरह का व्यवसाय शुरू हो गया, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या बाकी लोगों को इसका फायदा मिलता है या केवल शुद्ध व्यापार ही है? देखिए दोनों ही बातें हैं। लोग ऐसे ज्योतिषाचार्य जो बताते हैं कि ये नग पहनो और उस दुकान से आके ले लो या मेरे पास ला के दिखाओ, मैं बताऊंगा असली है कि नकली है। अगर आदमी थक के ये कहेगा पंडित जी आप ही दिलवा दो, तो पंडित जी खुद दिलवा देंगे। ये नग बेचने की विधि है। या पूजा पाठ का ठेका ले लेंगे, काल सर्प की पूजा हम करा देंगे, मंगल दोष की पूजा हम करा देंगे, पितृदोष की पूजा हम करा देंगे। तो ये एक धंधा बना लिया है। लेकिन ऐसे लोगों की भविष्यवाणियाँ फेल होती हैं जो धंधा बनाते हैं। ये उसी तरह का धंधा है जैसे डॉक्टर कहते हैं अपने ब्लड की रिपोर्ट, MRI, CT स्कैन उस पैथोलॉजी से करा के आइए, आप उसी की रिपोर्ट हम मानेंगे, क्यों? कमीशन रहता है उनका। तो ये सब गड़बड़ियाँ सब क्षेत्र में जाए हो रही हैं। ये दूसरा एक ये भी है कि एक ही तारीख में, एक ही समय में, एक ही शहर में जन्म लेने वाले लोगों का क्या एक ही जन्म कुंडली बनती है कि उसमें कुछ अंतर आता है? एक कुंडली और उसका भविष्य के लिए कुंडली एक बनेगी, क्योंकि कुंडली किसी व्यक्ति की नहीं बनती, कुंडली समय की बनती है। ठीक है। और समय पे पैदा होने वाले उन सब बच्चों का भविष्य एक जैसा रहेगा? उन सब बच्चों का लग्न कुंडली, महादशाएं, प्रत्यंत दशाएं एक होंगी, लेकिन उनके भविष्य के मिलने वाले फल अलग अलग होंगे। वो क्यों? वो इसलिए होंगे जब कुंडली एक जैसी है तो फल अलग अलग क्यों? उसका कारण बताता हूँ मैं। एक टाइम में पिछले जन्म से जोड़ा गया है जन्म पत्री को। जन्म पत्री जो बनती है ये आदमी के पिछले जीवन का कर्म फल है, जो भाग्य बन के आया, जो आपने कर्म किया बीता हुआ वो भाग्य बन के आया। तो वो कंप्यूटर कैसे पकड़ेगा पिछले जन्म की चीजों को? आप पिछले जन्म की, वो तो मैथमेटिक्स रहता है। हाँ। कंप्यूटर मैथमेटिक्स। आप जैसे ज्योतिषाचार्य कैसे पकड़ेंगे? भाई देखिए, जन्म एक समय हुआ है, शहर एक है और समय एक है, सब कुछ एक है, सब कुछ। पिछले जन्म की डिटेल आपको कैसे पता? हम तो उस कुंडली के आधार पर उसका भविष्य बताएंगे। और एक बात एक जैसी बनेगी? हाँ बिल्कुल बनेगी। और कुंडली में कोई भी ज्योतिषी हो, पूरे विश्व के अंदर कोई भी ज्योतिषी हो, एक जैसी बनेगी ना? हाँ एक जैसी बनेगी। 90% से ज़्यादा भविष्यवाणी नहीं कर सकता किसी व्यक्ति के बारे में। 10% ईश्वर के पास रहती है, चित्रगुप्त महाराज के पास रहती है जो कुंडली बनाते हैं, ब्रह्मा जी के पास रहती है जो भाग्य बनाते हैं। उसमें कारण ये रहता है कि रविंद्र जी इस समय हम और आप इंटरव्यू कर रहे हैं, इसी समय कुछ लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, इसी समय कुछ लोग दान कर रहे हैं। तीनों लोग जब खत्म हो गए अगले जन्म में एक टाइम पे पैदा हुए तो उनके जो कर्म थे पिछले जन्म के, कोई अच्छा कर रहा था, कोई बुरा कर रहा था, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उसके आधार पर फल मिलते हैं। आप देखिए कि माता पिता की संतान होती है, एक खून होता है, एक पालन पोषण होता है, एक घर होता है। कोई IAS बन जाता है, कोई बेरोजगार रहता है, कोई नेता बन जाता है। राजा के घर भी बच्चा पैदा होता है उसी टाइम में, उसी टाइम में गरीब के घर भी बच्चा पैदा होता है।
अच्छा, जो कुंडली में काल सर्प दोष जी और एक दोष आता है पितृदोष, पितृदोष। ये क्या है, थोड़ा समझाएंगे हाँ। मेरे दर्शकों को? जी, जन्मपत्री में 12 घर होते हैं और 9 ग्रह होते हैं। 12 घरों में अगर काल सर्प में राहु और केतु आमने सामने बैठे हों और एक तरफ पूरे ग्रह बैठे हों, एक साइड खाली हो जन्मपत्री में, तो वो बनता है काल सर्प दोष। काल सर्प दोष का अच्छा बुरा असर होता है, और अगर पूजा पाठ करा लिया है तो अच्छा असर भी होने लगता है। राहु केतु की शांति करा ली है। पितृदोष होता है कि पितृदोष में अगर ग्रहण पड़ा हुआ है, चंद्र के साथ में राहु हो, मंगल के साथ में राहु हो, गुरु के साथ में राहु हो, लग्न में सप्तम भाव में, चौथे भाव में, भाग्य स्थान पर 9वें भाव में अगर राहु या केतु हैं, तो ये पितृदोष बनाते हैं। और पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति जीवन भर उसका भाग्य जब तक नहीं खुलता, जब तक वो पूजा नहीं करा देता। पूजा इसकी 2 जगह होती है पितृदोष की। और ये पितृदोष जो होता है या कालसर्प दोष होता है, ये आपके पिछले जन्म में किए हुए बुरे कर्म है। ये इसका घर के पितरों से कोई संबंध नहीं है। लोग क्या सोचते हैं, घर के पितर रूठे हुए हैं, पिछले जन्म में जो आपके बीते हुए कर्म है, जो आपने खराब कर्म किए हैं, वो जिस रूप में आए हैं। किसी ने आप बहुत अच्छे कर्म किए हैं तो उसका गज केसरी योग बन के आ जाएगा। गुरु और चंद्र का योग, गज केसरी योग, इसके घर के सामने हाथी। आप बता रहे थे कि पूजा कहाँ कहाँ हो सकती है? पूजा 2 जगह होती है। एक होती है त्र्यंबकेश्वर में और एक होती है उज्जैन में। अब त्र्यंबकेश्वर में कौन सी होती है? और दोनों में त्र्यंबकेश्वर में कालसर्प दोष की पूजा होती है, पितृदोष की पूजा होती है। उज्जैन में मंगल दोष शांति भी होती है। मंगल रेखा का मध्य क्षेत्र उज्जैन है, यहाँ मंगलनाथ का मंदिर बना हुआ है। और रामघाट पर पितृदोष की पूजा होती है, कालसर्प दोष की पूजा। पंडित जी, एक और अभी इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है, और श्राद्ध पक्ष में तो हमारे बुजुर्गों के उनकी शांति के लिए करते हैं तो इसे हम लोग दोषपूर्ण क्यों मानते हैं? इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते कोई भी, ऐसा क्या है? इसमें क्या दोष है? हम कोई नया वाहन नहीं खरीदेंगे, नई कपड़े नहीं पहनेंगे, इसका क्या कारण है? ये श्राद्ध पक्ष क्या है, थोड़ा बताइए आप थोड़ा सा। श्राद्ध पक्ष ये है कि अपने भाद्रपद की पूर्णिमा से लेके और अश्विनी मास की अमावस्या तक भाद्रपद कहलाता है, 15 दिन का समय जो आता है, और जो गणेश चतुर्थी के बाद शुरू होता है और नवरात्रि के पहले ख़त्म हो जाता है। तो गणेश चतुर्थी और नवरात्रि के बीच का काल को श्राद्ध पक्ष कहा जाता है। इसमें ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज जो हमारे गुजर चुके हैं घर के परिवार के, उन सब की आत्माएं आती हैं और देखती हैं कि हमारे घर परिवार के लोग कैसे हैं, और उनके और ब्राह्मण को हम दान भी करते हैं, पुण्य भी करते हैं, खिलाते पिलाते हैं, शुभ कार्य बसते हैं कि इस समय हमको सेवा करनी है, दान करना है और अपने पूर्वजों की शांति के लिए। लेकिन शुभ कार्य करना निषेध नहीं है? निषेध नहीं है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। ऐसा किसी भी घर में गृह प्रवेश कर सकते हैं, ऐसा किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है। इसमें भी भ्रांति है। लेकिन लोग क्या सोचते हैं कि गणेश जी के दिनों में गृह प्रवेश कर लें, नया वाहन खरीद लें, या नवरात्रि में कर लें, या दीपावली में कर लें। उनको ऐसा लगता है, ये लगता है ये काल ऐसा है 15 दिन का, पूर्वजों की शांति का काल है। कुछ लोग कड़वे दिन बोलते हैं। कड़वे दिन अपना बोलने का तरीका है। कड़वे दिन यानी मीठे दिन क्यों नहीं बना सकते? उनके बुरे दिन इसलिए माने जाते हैं कड़वे दिन, कि कड़वी यादें आ जाती हैं, फिर अपने पूर्वजों की याद आ जाती है। अच्छा, कि वो हमारे गए, पता नहीं कैसे होंगे, क्या होंगे। ब्राह्मणों को खाना खिलाया जाता है, गाय को खाना खिलाया जाता है, कुत्ते को खाना खिलाया जाता है, कौए को खाना खिलाया जाता है। मतलब कुल मिला के दान और पुण्य का ये 15 दिन का पखवाड़ा माना जाता है। इसी से मैं जुड़ा हुआ प्रश्न है कि ज्योतिष में मुहूर्त का क्या महत्व है? मुहूर्त जो हम लोग मुहूर्त निकालते हैं, वो वाकई क्या, कई लोग तो बगैर मुहूर्त के काम करते हैं, मानते ही नहीं है मुहूर्त को। फिर भी उन्होंने देखा है, उनकी फैक्ट्रियाँ बड़ी बड़ी चल रही हैं, काम चल रहे हैं उनके, तो मुहूर्त में कई लोग बहुत अच्छा मुहूर्त देखते हैं, बीसीओ पंडित से पूछते हैं, काम करते हैं, लेकिन सफल नहीं होते हैं। जीवन में मुहूर्त का बहुत बड़ा महत्व है। और मुहूर्त फिर भी फेल क्यों होते हैं? नहीं, मुहूर्त बात यह है कि किसने मुहूर्त निकाला है। अच्छा, सुयोग्य व्यक्ति ने निकाला है। आरएमपी डॉक्टर ने इलाज किया कि एमबीबीएस ने किया कि एमएस ने इलाज किया है। सवाल आदमी की योग्यता का भी आ जाता है। और मुहूर्त अगर अच्छा है तो आदमी के शुभ काम होते हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दूंगा, मुहूर्त के ऊपर आपने सवाल किया इसलिए। 1947 में देश आज़ाद हुआ, 14 अगस्त की रात को 12 बजे के बाद। पंडित सूर्य नारायण व्यास बहुत बड़े ज्योतिषी थे उज्जैन के। उन्होंने पहले ही 1935 में बता दिया था गणना करके 1947 में भारत आज़ाद होगा। वहाँ भी बता दिया था। पंडित नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और मौलाना आज़ाद तीनों लोग उज्जैन आए, सूर्य नारायण व्यास जी से बात की, उनसे पूछा कि आपने ऐसा किस आधार बताया। उन्होंने बताया, उन्होंने कहा ऐसा कोई मुहूर्त बताएं जिस समय हम देश की आज़ादी की एक झंडा फहरा के घोषणा करें। उन्होंने कहा 14 अगस्त की
का दिन तो बहुत अच्छा है, लेकिन रात को 12 बजे के बाद आप ऐसा कीजिए, रात को 12 बजे के बाद तो अपने देश की घोषणा करवाइए और 14 अगस्त को रात को 12 बजे के पहले पाकिस्तान की घोषणा करवा दो, तो जो संकट है वो पाकिस्तान की तरफ चला जाएगा। तो रात को 12 बजे अपना देश का झंडा फहराया लाल किले पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उस समय कालसर्प योग था भारत की कुंडली में। भारत की कुंडली में कालसर्प योग होने के बाद भी कई ग्रह बहुत अच्छे बैठे हैं, जैसे भारत का तेज़ी से विकास भी हुआ है। भारत में कभी कोई बड़े उपद्रव नहीं हुए, तख्ता पलट नहीं हुए, किसी बड़े पाकिस्तान से तो बहुत अच्छी पाकिस्तान जीवन भर परेशान है, जन्म से लेके आज तक परेशान है और आगे भी परेशान रहेगा, क्योंकि उनके ग्रह योग में उनका जन्म इस प्रकार हुआ है कि परेशान रहना है। पंडित जी, एक सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि जिस भी ज्योतिषी के पास जाओ वो शनि के नाम से बहुत डराते हैं लोगों को। सही बात, सही। ये शनि, कई लोग कहते हैं कि शनि सबसे ज्यादा न्याय वाले देवता हैं। बिल्कुल सही बात। और वे न्याय देते हैं, तो फिर उनके नाम से डर दहशत क्यों फैलाई जाती है? देखिए, जो न्याय करता है ना, तो दहशत उनमें होती जो गलत काम करते हैं। जो 9 ग्रह हैं उसमें गुरु हैं, गुरु पूरे 9 ग्रहों के। शनि है न्यायाधिपति, बुध है बुद्धि के स्वामी, मंगल है सेनापति कर्म के स्वामी, शुक्र हैं भोग विलास के स्वामी, गुरु हैं मान सम्मान के स्वामी। अब शनि की जहाँ तक बात आई, तो शनि जो है हिंदुस्तान के पूरे विश्व की जितनी भी आबादी है उसका 40% को हमेशा प्रभावित करते हैं। शनि 40% आबादी हमेशा प्रभावित रहती है शनि से। क्यों? 3 राशियों पर शनि चलते हैं लगातार। वर्तमान में शनि कुंभ राशि पर चल रहे हैं, मीन राशि पर चल रहे हैं और मेष राशि पर चल रहे हैं, और 2 ढैया चलती हैं शनि की। वे इस समय सिंह राशि पर चल रही हैं और धनु राशि पर चल रही हैं। ढैया परेशान करती है आदमी को। जिनकी धनु राशि होगी वो लोग परेशान होंगे, जिनकी सिंह राशि होगी वो लोग परेशान होंगे। मतलब जैसे अभी मैं कुछ देर बाद अपन बात करेंगे। और शनि की 7.5 में 2.5 साल बहुत ख़राब जाते हैं, 2.5 साल अच्छे जाते हैं, 2.5 साल सामान्य जाते हैं। और शनि की स्थिति आपकी जन्म पत्री में किस भाव में है? अगर अच्छे भाव में तो शनि के फल बहुत अच्छे मिलते हैं, आप रंग से राजा हो जाते हैं। और शनि की स्थिति खराब है तो आप राजा से रंग हो जाते हैं। हम और आपने जीवन साथ साथ शुरू किया, मेरी स्ट्रगल लाइफ भी आपने देखी है, मेरी शुरुआत भी आपने देखी मैं है। अपने दर्शकों को जानकारी दे दूं कि गुरुजी से और मेरे बचपन कह सकते हैं, जब मैंने स्कूल छोड़ के कॉलेज में प्रवेश किया तब से मेरी मित्रता है। और आज मेरे ख्याल हम लोग 42-43 साल पुराने मित्र भी हैं। और सहयोग है कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जहाँ तक पहुँच पाया और गुरुजी ने अपना बड़ा नाम ग्वालियर में बनाया। उसका कारण ये है कि हमारी और आपकी जो मित्रता है वो निस्वार्थ है, एक दूसरे को सहयोग करने की मित्रता है। आजकल जो मित्रता होती है वो स्वार्थ की मित्रता होती है, चल नहीं पाती। 43 साल इसलिए तो हुए। एक घटनाक्रम भी मैं अपने दर्शकों को बताऊं। मैं ग्वालियर में संपादक था राज एक्सप्रेस का, और हमारे यहाँ कुछ ऐसी खबर छपी थी जिस पर गुरुजी नाराज हो गए थे और नोटिस शायद उन्होंने भेजा था। तब उन्हें ये नहीं पता था कि रविंद्र संपादक बन के आए हैं। जैसे ही ये पता चला कि मैं वहाँ संपादक हूँ, इन्होंने न केवल नोटिस वापस लिया बल्कि जिस तरह का थोड़ा मन में वो था वो सारी चीज़ें शांत हुई थी। मुझे वो घटना भी याद आ गई। देखिए, आप आ गए और आपके आने के बाद सब चीज़ खत्म हो गई। आपसे मेरी जो मित्रता है वो निस्वार्थ भाव की मित्रता है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि देखिए, किसी ज्योतिष के चेहरे पे नहीं लिखा कि उसमें कितना ज्ञान है। तो आम आदमी ज्योतिष की जो चुंगल पे फंस जाता है, उसको बचाव के क्या तरीके हो सकते हैं? क्योंकि देखिए, डॉक्टर की तो डिग्री लिखी है कि उसने MD किया है, MBBS किया है, वो आयुर्वेदिक है, वो RMP है, पर ज्योतिष के तो कुछ पता ही नहीं है ना। अब कितने लोगों का प्रयोग करेगा तब पता चलेगा कि वो ज्योतिष अच्छा है कि बुरा है। बहुत साधारण सी बात है। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूं। आप जाइए, कुंडली अपनी सामने रख दीजिए, व्यक्ति से पूछिए कि आप मेरा पिछला समय बताएं, कौन सा मेरा समय खराब चला है, कौन सा समय मेरा अच्छा चला है। जो आदमी पिछला अच्छा और बुरा बता देगा वो आगे का ही बताएगा। उससे पूछो वर्तमान में मेरी क्या स्थिति है, कैसा चल रहा है मेरा। ज्योतिषी बड़े मनोवैज्ञानिक हिसाब से बताते हैं। उन्हें मालूम है कि तूने संघर्ष बहुत किया हुआ है, तूने संघर्ष किया है, जनरल बात अलग होती है। जमाना जिस तरह से बदला है, संघर्ष करना अलग बात। वो ऐसी चीजें बताते हैं, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। मेरे पास अभी 1 महीने पहले भाजपा के बड़े नेता है, पूर्व पार्षद भी हैं। उन्होंने कहा, गुरुजी आप जो बताइए मेरे जीवन में पहले मेरा समय बहुत अच्छा कब चला, बहुत ख़राब कब चला और क्या ख़राब चला। मैंने जब बता दिया उनको तो उन्होंने फिर आगे का पूछा। आगे के पूछने के बाद उन्होंने 4 कुंडलियाँ और दिखाई मुझे। पहले आदमी एक ही दिखाता है और फिर पूछता है बताइए आप कुछ।
दूसरा, मैं अगर नहीं बता पाया उसको देख के कुंडली, अगर नब्ज देख के मैं रोग नहीं बता पाया तो मैं इलाज क्या करूँगा? आदमी आया था, पंडित जी मुझे ये समस्या, ये परेशानी, मैं कुछ भी उपाय लिख दूंगा, ऐसा नहीं होता। पंडित जी ये बताइए, ये ज्योतिष की जो विधा है जी, इस विधा का सोशल मीडिया ने जिस तरह से उपयोग किया है, इस विधा का उपयोग जिन लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए किया है, घर घर पहुंचा दिया है, लोगों का विश्वास पहले जितना था उससे कई गुना बढ़ा है। ये बात तो आप शायद स्वीकार करेंगे कि सोशल मीडिया ने ज्योतिष को घर घर तक, आम आदमी तक पहुंचाने का काम किया है। तो इसमें कई बार आदमी हताश हो जाता है कि यार मैंने बहुत भरोसा किया था लेकिन मेरे साथ तो चीटिंग हो गई है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? यही संदेश है, यदि आपके पास में अपनी जन्म पत्री का टाइम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, समय, स्थान मालूम है, आप किसी भी ज्योतिषी के पास जाइए, अपनी कुंडली दिखाइए, उनको बताइए मेरे बारे में, आप बताएं आपको क्या दिखाई दे रहा है मेरे बारे में, पिछला, अगला, अतीत, वर्तमान। अगर वो सही लाइन पकड़ के आपको सब बता देता है, 90% अगर सही होता है, 80% सही होता है, तो आप उससे फिर आगे की बात करें, नहीं तो फिर हाथ जोड़ के चले जाएँ। बढ़िया, अब एआई के बनाए जा रहे हैं, आपने देखा होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज्योतिष आ रहे हैं। आप यदि उस पर अपना प्रोग्रामिंग कर दीजिए तो बिल्कुल एक्यूरेट आपके भविष्य बताएंगे। तो पर आप जैसे पंडितों का क्या होगा यदि एआई वाले तिलक लगा के, और जो एक पुतले टाइप हैं, जो एआई का मॉडल है आप देख रहे होंगे, उनको भी टीका लगा दिया है, उनको भी बिल्कुल माला पहना दी है जैसे, और उनको उन पर एक प्रोग्रामिंग के लिए वो डाल दिया है, नीचे आप प्रोग्रामिंग करते हैं या बोल दें उनके सामने तो वे बोल के जवाब दे रहे हैं। और अच्छा, भाषा भी आप हिंदी में बोलो तो वो हिंदी में जवाब दे रहे हैं। तो आगे आने वाले समय में हमारे ज्योतिषाचार्यों का क्या भविष्य रह जाएगा? नहीं, भविष्य बहुत अच्छा है ज्योतिषाचार का भविष्य, क्योंकि ज्योतिषाचार जो भी है पूजा पाठ करते हैं, उन पर इष्ट की कृपा रहती है, और ईश्वर के उनके इष्ट की कृपा से ही भविष्यवाणी मुँह से निकलती है। बाकी बताने वाले तो बहुत होते हैं। एआई जो बताएंगे लोग उधर भग रहे हैं। एआई जो बताएंगे वो वाली चीज़ है, जैसे वो सफल हो पाएंगे क्या? नहीं हो पाएंगे। जैसे कंप्यूटर से जन्मपत्री निकाल ली और मिलान कर लियो, शादी कर दी, तलाक हो गया है ना, तलाक हो गया। वो तो फिटिंग किया है ना। एआई को बनाने वाला भी कौन है? इंसान ही तो है, इंसान ही तो एआई बनाया है। लेकिन इंसान जब विश्लेषण खुद करता है, मैं ज्योतिष करता हूँ, मैं 2 घंटे पूजा पाठ करता हूँ, पहले मंत्रों की जाप करता हूँ, उच्चारण करता हूँ, दान पुण्य करता हूँ, तब मेरे अंदर एनर्जी आती है, तब मेरे इष्ट की कृपा होती है। मैं क्या बता पाऊंगा किसी को? केवल किताबी ज्ञान से कुछ नहीं होता। इस तरह मैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक हलचल के बारे में भी आपसे पूछूं, क्योंकि हमने शुरुआत की थी देश के हालात में, और मैं चाहता हूं समापन हम मध्य प्रदेश में करें। मध्य प्रदेश में इस समय डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है और तमाम सारी चर्चाएं चलती हैं। बीजेपी के लोगों का कहना है कि 5 साल पूरे करेंगे, लेकिन विपक्ष कहता है कि नहीं, ये तो यादव की वजह से बनाया है, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद लड़खड़ा जाएंगे। तमाम तरह की ऐसी बातें होती हैं। आपके पास, मुझे पता है कि उनकी कुंडली नहीं है, लेकिन आपके पास जो अनुभव है, आपके पास में जो एक मतलब एक माहौल है, उससे आपको क्या लगता है डॉक्टर मोहन यादव अपना कार्यकाल पूरा करेंगे मध्य प्रदेश में? मुझे लगता है मोहन यादव की जो जन्मपत्री के अनुसार उनकी जो राशि है, नाम के हिसाब से, वो सिंह राशि है, और सिंह राशि पर ढैया चल रहा है शनि का। अच्छा जी, खतरा है। तो इनकी अगले 2.5 साल के अंदर उनके मंत्रिमंडल से उनका पद जा सकता है। अच्छा, बिल्कुल। दूसरा क्या है, मतलब मुख्यमंत्री पद से हट सकते हैं? हाँ, मुख्यमंत्री पद से इनको रिप्लेस किया जा सकता है, इनको कहीं दिल्ली ले जाएं या कुछ भी करें, लेकिन कोई और सक्षम व्यक्ति चुनाव कराएगा। अगला चुनाव जो होने वाला, अगला चुनाव मोहन यादव नहीं कराएंगे। उसका कारण ये है कि शनि की जो ढैया चल रही है वो उनके लिए परेशानी कारक है। अभी भी मोहन यादव आप देखेंगे कोई बहुत सक्षम तरीके से प्रशासन नहीं चला पा रहे, लीपापोती चल रही है, एक दूसरे को मैनेज कर रहे हैं, बैलेंस करके चल रहे हैं। और एक बड़ा हमारी पर्सनल जब कभी उनसे बात अनुभव के आधार पर एक मैं बताता हूँ आपको कि ये जब से मोदी जी आए हैं, इन्होंने एक ये तय कर लिया है कि जो जड़दार नेता जिस प्रदेश में उसको हटाना है, और ऐसे व्यक्ति को लाओ जो बिल्कुल ही मनी प्लांट टाइप का हो। रमन सिंह को हटा दिया, वसुंधरा राजे को हटा दिया, हरियाणा में हटा दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटा दिया। क्यों हटा दिया? इसलिए हटा दिया, नए आदमी पैदा कर दिए, वो चुनौती पैदा अच्छी बात है। इसमें दिक्कत क्या है? नया नेतृत्व आ रहा है, नई पीढ़ी आगे बढ़ रही है, दिक्कत क्या है? रवीन जी, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप भोपाल राजधानी में बैठे हैं, आप तो खुद देख रहे होंगे मोहन यादव सरकार का कार्यकाल क्या उतना प्रभावी है जो शिवराज सिंह का था। तो जो कमियां हैं उनको भी तो पूरा कर सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन जब मुखिया की जब ढैया चल रही है, उनके 7.5 उनकी जो सिंह राशि पर ढैया चल रही है शनि की,
वो तो परेशान करेगी उनको कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप से। शिवराज सिंह की 7.5 चल रही थी, चलिए, तो आपने शिवराज ये सिंह को कहा है हटाया गया, कि शिवराज सिंह हटे ना, सरकार 7.5 बीजेपी की रहेगी, सरकार बीजेपी की रहेगी, सरकार तो नहीं जाएगी। सरकार चेंज नहीं हो रही, ना तो केंद्र में कांग्रेस का क्या भविष्य ना है केंद्र में सरकार चेंज हो रही, ना मध्य प्रदेश में सरकार चेंज हो कांग्रेस का रही। क्या भविष्य है कोई मध्य प्रदेश में? कांग्रेस का भविष्य गर्देश में है, मध्य प्रदेश में अभी। लेकिन और जीतू केंद्र में पटवारी भी। बहुत मेहनत कर रहे हैं इस समय, बहुत मेहनत कर रहे वो हैं। सृजन क्या कह रहे हैं, एक पर मुहिम चलाई हुई है कांग्रेस का सृजन ये अभियान। असल में कांग्रेस की जो लीडरशिप है, आला कमान है, आला कमान मानसिक रूप से दिवालिया है। आला कमान के पास बड़े नेता नहीं रहे अब, वहाँ पर ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करने वाले हैं। राहुल गांधी के आसपास ऐसे लोग हैं, मतलब ये जो कुछ भी आते हैं आप कह रहे हैं ये ज्योतिष के आधार पे नहीं है, ये तो अनुभव के आधार पे। अनुभव के आधार, वातावरण की स्थिति जो बनती है, उसके आधार जो पर। माहौल बनता है उसके अनुसार कर रहा हूँ। जीतू पटवारी मेहनत कर रहे हैं, जीतू पटवारी को मिला भी है पद। जीतू पटवारी की राशि के अनुसार मकर राशि बनती है उनकी नाम के अनुसार, और मकर राशि के अनुसार अभी उनकी 7.5 खत्म हुई है मार्च में पिछले। अच्छा, उसके बाद से वो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करेंगे तो मेहनत का उनको फल भी मिलेगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी जा सकते हैं, लेकिन सरकार बदलना असंभव। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमने सत्येंद्र गुरु जी से बहुत सारे विषयों पर बात की है, और हम कोशिश करेंगे कि अब ये बेशक ग्वालियर में रहें, हम ऑनलाइन जोड़ के बिल्कुल। अलग अलग विषयों पर हाँ, लगातार बिल्कुल। बात करते रहेंगे उनसे। आज हमारे स्टूडियो में आए, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप इस पूरे प्रोग्राम को सुने, तमाम सारे ज्योतिष के जितने भी विधाएं हैं, हमने लगभग हर विधा को छूने की कोशिश की है, हर तरह का भी। और साफ साफ इनका कहना है कि ज्योतिष और डॉक्टरी विधा में बहुत अंतर नहीं है। आप देख लीजिए कि आप किस डॉक्टर से अपना इलाज कराना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से आपको अपने विवेक से, अपने अनुभव के आधार पर आपको अपने ज्योतिष की भी परीक्षा लेना चाहिए, और जब आपको लगे कि नहीं ये ज्योतिष भविष्य सही बता सकता है, तभी उनको अपना भविष्य सुनने की कोशिश करें। वरना इस समय जो बाजार में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के ज्योतिष खड़े हुए हैं, इसमें आपके साथ धोखा भी हो सकता है। बहुत सारी बातें आज गुरुजी ने बताई हैं। मुझे उम्मीद है आप ये प्रोग्राम को पूरा सुनेंगे। यदि आपको मेरा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।